अभी मैनेजमेंट प्रेसिडेंट हम सेलेक्ट करेंगे या इंटरनली वो लोग ऐसा प्रेसिडेंट इंटरनली करेंगे नहीं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मैंने बताया ना सेक्शन 30 में। लेकिन दोबारा आप हाँ हाँ, सेक्शन 30 में जैसे अभी मैं ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दूं सर, उसके बाद बताते हैं सर। श्रीमती इंदू सिंह, श्रीमती मीनू नंदवानी, मिसेस एस सुमन, श्री पीयूष गुप्ता, श्री राधा चरण, श्री निखिल मित्तल और श्री एच के मेहरा, हरिकांत मिश्रा जी, ठीक है। ये 7 आदमी आपके इलेक्ट हो गए, प्रबंधक कमेटी के सदस्य चुने जाते हैं सर। आप जो बात कह रहे थे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की, मैं इनसे कह देता हूँ कि प्रोसीडिंग थोड़ा लिखते रहेंगे भाई साहब, थोड़ा प्रोसीडिंग बुक पे भी एक थोड़ा सा फोकस इधर कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़े हो जाइए मिश्रा जी, हल्के से टेढ़े हो जाइए, सबका अंदर बन जाए, टेढ़ा मत उसको फोकस कर, सीधे हो जाइए, एजेंडा सीधे हो जाएंगे, एंगल चेंज टेढ़ा नहीं सीधा बाद में निर्णय एंगल चेंज कर यहाँ पर तो सर ये 7 आदमी आपके प्रबंधक कमेटी के सदस्य चुने गए। अब जो प्रोसीडिंग यहाँ होगी, अब इस प्रोसीडिंग के बाद में आप सारे उपस्थित सदस्य मेंबर्स इस पे साइन करेंगे सर, और उसके बाद में मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कि भाई 7 महीने चुनाव करवा दिए आपके आदेश की अनुपालना में, अब इनके ऑफिस बेयर का चुनाव करवाएं। तो सेक्शन 30 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाने की सिफारिश कर दूंगा, और फिर उनके आदेश के बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त हो जाएगा, चाहे मैं हो या कोई और बंदा हो, कार्यालय की तरफ से आएगा। और उन 7 आदमियों को जैसे मैंने एजेंडा नोटिस दिया है, ऐसे ही एजेंडा नोटिस जारी करके फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। इसके लिए सारे लोग आएंगे नहीं 7 आदमी, 7 जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड 7 मेंबर वो अपने में से चुनेंगे। इसके बाद में वो चुनाव करवा देगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। आप लोगों को जब ये चुनाव हो गया है, क्योंकि ये चुनाव करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास में 60 डेज का पीरियड रहता है, विदिन 60 डेज ये करवाना होता है। लेकिन अगर 60 दिन में आप लोगों को काम करना है तो कैसे करेंगे आप? भाई काम तो रुक नहीं सकता ना, डेली मेंटेनेंस है, सारा रूटीन वर्क है, तो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो इलेक्टेड प्रबंधक कमेटी सदस्य हैं वो अपनी बैठक एजेंडा नोटिस जारी करके 15 डेज क्लियर नोटिस, यानी कि उसमें डेट ऑफ एजेंडा नहीं होगा और डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं होगी, बीच के जो है ना 15 दिन होंगे, यानी कि टोटल 17 डेज काउंट करके वो अपनी बैठक बुला सकते हैं। उसमें क्या करेंगे कि जैसे चेयरमैन फॉर द मीटिंग चुनेंगे, कोई भी उनमें से एक आदमी चेयरमैन फॉर द मीटिंग और सेक्रेटरी फॉर द मीटिंग। जो मैंने प्रोसीडिंग करवाई है वैसे ही लिखेंगे आप कि भाई ये हाजिराएं, फिर उसके बाद एजेंडा, फिर उसके बाद आप निर्णय, और फिर दस्तक। शुरू में भी दस्तक होंगे और लास्ट में भी दस्तक होंगे। तो वो अपना काम इस तरह चला सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ना चुने जाएं। ठीक है, हाँ जी सर। और कुछ इस दौरान मैं एक बात और कहूँगा कि जो कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड है, जो आप लोग 3 चीज़ अपॉइंट करें, कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड, ट्रेजरर और सेक्रेटरी, ये तीनों आप अपॉइंट करें। और कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड जो भी आपका रिकॉर्ड है सोसाइटी का, वो प्रीवियस मैनेजमेंट कमेटी या प्रीवियस कस्टोडियन से, अगर आप प्रीवियस कोई अपॉइंट करते हो तो नया रेजोल्यूशन करते हो कि हम कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड इसको रखते हैं। और अगर नया बंदा अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो वो जो पुराना बंदा है वो बाकायदा लिस्ट बना के पूरा सोसाइटी का रिकॉर्ड नए कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड को हैंड ओवर करेगा। और वो हैंडिंग टेकिंग ओवर मैनेजमेंट कमेटी के जो भी मेंबर शामिल करके 2 कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजेंगे, 1 कॉपी आप यहाँ रखेंगे। ठीक है सर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। दूसरा,
आपने जो खाता जो सेविंग अकाउंट्स है ऑपरेट करने की पावर आपने किसको देनी है, तो वो भी आप नए बंदे को दें या पुराने बंदे को दो, लेकिन नया रेजोल्यूशन आपने करना है क्योंकि आपकी सरकार नए तरीके से गठित की गई है, नए सिरे से गठित हुई है। तो आप जिसको भी अथराइजेशन दें, प्रबंधक कमेटी सदस्य जिसको भी अथराइजेशन दें, 2 को दें, 3 को दें, 3 में से 2 साइन करेंगे या 2 में से दोनों का कंपलसरी, जैसा भी आप उचित समझें वो रेजोल्यूशन पास करेंगे और वो स्पेसिमेन सिग्नेचर अपना जहाँ पर तो वो आप जो आपका बैंक है जहाँ आपका खाता सेविंग अकाउंट ऑपरेट होता है वहाँ पर आप स्पेसिमेन सिग्नेचर देंगे और आप ऑथराइज सिग्नेटरी हो जाएंगे। इसी ऑर्डर में लिखने हैं तीनों चीजें। हाँ, सदस्य का नाम, प्रस्तावित करने वाले कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ये मेन जो आ जाएगा। कंटेस्टिंग कैंडिडेट का क्या, वो कंटेस्टिंग की क्या हिंदी होती है? प्रस्तावित ना कंटेस्टिंग तो कंटेस्टिंग ही लिखो ना, नॉमिनेशन नॉमिनेटेड मेंबर नेम, प्रपोजर मेंबर नेम और सेकेंडेड मेंबर, ठीक है सर। तो सर इस तरह आप, मैंने आपको बचत खाता संचालन का बता दिया, कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड का बता दिया, और एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने अपने ना डेली खर्चों के लिए एक पेटी कैश के लिए लिमिट निर्धारित करनी है। भाई डे टू डे जो फंक्शंस हैं उसके लिए पेटी कैश की लिमिट निर्धारित करनी होती है। वो आप जैसा उचित समझे, आपके दिन में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं मतलब, लेकिन वो लिमिट आप इतनी ना रखें कि 10,000 रुपये रखें आप इस तरह, वो पेटी कैश का 5,000 और जो भी पेमेंट करें आप 5,000 के ऊपर के अमाउंट की जो भी पेमेंट करते हैं, जो अपना बैंक का रेगुलेशन है वो आप चेक से करें सर। कैश ट्रांजेक्शन कम से कम करें, चेक से आप ट्रांजेक्शन करें और कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता करें। एफडी वगैरह आपकी करवानी है, वो कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ सिविल लाइंस में मोर चौक के पास हो, वहाँ अपना सोसाइटी का खाता खोलें सर। तो मेरी तरफ से सर फंक्शंस के लिए और इलेक्शन के लिए इतना ही है सर। और कोई आप लोगों को शंका समाधान है आप लोग रख सकते हैं, तब तक ये प्रोसीडिंग पूरी होती है। आप अपना बता दीजिए कोई बात है या कोई दिमाग में कोई ऐसी चीज़ जानना चाह रहे हैं। हाँ, वो एक चीज़ और मेरे को मैं बताऊंगा कि जो मेंबरशिप ट्रांसफ़र की जो बात सवाल कर रहे थे आप, तो मैंने हालांकि क्लियर कर दी थी चीज़, लेकिन फिर भी कोई चीज़ और पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ। उसमें मैंने सिंपल प्रोसीजर यही बताया था, आपको कुछ नहीं करना होता है। आपके जो ट्रांसफरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और ट्रांसफर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों पार्टीज ने इकट्ठा होकर मिलके ट्रांसफर और ट्रांसफरी, जिससे बाहर जाना है वो अपना रेजिग्नेशन लिखेगा, जिसने अंदर आना है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा और एफिडेविट वगैरह जो प्रिस्क्राइब और फॉर्मा है वो देगा सब, और वो प्रबंधक कमेटी के सामने रखेगी। मैनेजमेंट कमेटी उसको अपनी पहली मीटिंग में ही कंसीडर करेगी। उस दौरान या तो उसको एलिजिबल पाएगी या इनएलिजिबल पाएगी, वो प्रस्ताव करेगी। एलिजिबल होते हैं तो फिर वो जो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारी जो विभाग की वेबसाइट है cwponline.rcsharyana.gov.in, उस पर आपका आईडी और पासवर्ड है, उसके हिसाब से आप उसमें अपने 21 डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और वो ARCS ऑफिस को फॉरवर्ड करते हैं और उसकी एक हार्ड कॉपी वहाँ सबमिट कर दे। वो वेरिफिकेशन के बाद में आपको वहाँ से ट्रांसफ़र अप्रूवल लेटर दे दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सोसाइटी की जिम्मेवारी है सर। आप ये ना समझें कि भाई असिस्टेंट रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी है कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, क्योंकि वो आईडी और पासवर्ड सोसाइटी को दिया गया है। आपकी आईडी और पासवर्ड को मैं असेस करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरी आईडी पासवर्ड को ही मैं असेस कर सकता हूँ सर।
तो ये चीज़ रखें, और 5 चीज़ मैंने शुरू में बता दी हैं, वो चीज़ें मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स को करनी होती हैं। और डेवलपमेंट के लिए जो आपने बड़े खर्चे करने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जैसे करने हैं, उसके लिए एक अपना रिजर्व फंड रखिए, ताकि एकदम आपको जरूरत पड़े तो कहीं भागा दौड़ी या अंडर प्रेशर ना आना पड़े। रिजर्व फंड रखिए, उसमें अपनी एफडी रखिए। और एफडी को प्राय ये देखने में आया है कि जनरली मैनेजमेंट कमेटी तुड़वा लेती है, ये मैच्योर करवा देती है, या जो पैसा मैच्योर हुआ उसे ट्रांसफर कर देती है। ऐसा ना करें। अगर एफडी को तुड़वाना है तो उसमें आप जनरल बॉडी की परमिशन लें, क्योंकि वो आपका रिजर्व फंड है। ठीक है सर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी पहले अपना जनरल बॉडी की परमिशन लें। पहले तो अपने मैनेजमेंट कमेटी में ये डिसाइड करें कि ये हमारा एक, मान लो आपने लिफ्ट रिपेयर करवानी है, नहीं लगवानी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या आपने जेनसेट मंगवाना, जो भी है, उसमें मैनेजमेंट कमेटी ये सोचे, सबको डाउट आए तो पूछ लेना। मैनेजमेंट कमेटी ये सोचे कि भाई इतना एक्सपेंडिचर आएगा, और हम अगर इस एक्सपेंडिचर के लिए जाते हैं तो मार्केट में हमें इंस्टॉल करने में ये फर्म्स अवेलेबल हैं, और उनका ये रेट है, ये वो है, तो उसकी आप कोटेशंस लेके आए। कोटेशंस को जनरल बॉडी में रखें, और जिस भी पार्टी को अप्रूव करे जनरल बॉडी, उसको आप बाकायदा एग्रीमेंट करके और फिर आगे काम करवाना।